अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, जिस तरह आपको पता होगा कि वेनेज़ुएला क्राइसिस के बारे में आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा। क्या है ये क्राइसिस, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या रिसेंटली यानी कि एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो उसको हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि एक टॉपिक आपका मुकम्मल तैयार हो, ताकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एज़ ए केस स्टडी या यानी कि अमेरिका किस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या वेनेज़ुएला की क्या कंडीशन है, क्या क्राइसिस को वो फेस कर रहा है, उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर इस टाइम वेनेज़ुएला के अंदर हो क्या रहा है, इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों, वेनेज़ुएला जो है ये सबसे पहले आप देखें कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। जनवरी 2026 में मतलब कि अभी क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट वहाँ पे हुआ है। जो फॉर्मर नहीं, जो करंट यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो अब वेनेज़ुएला को खुद टेम्परेरीली यानी कि कुछ वक्त के लिए रन करेगा, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो के नाम से उनको यानी कि आप देखें गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप के मुताबिक यूएस जो है दोस्तों अब वहाँ पे उस टाइम तक स्टे करेगा वेनेज़ुएला के अंदर, खुद हुकूमत को खुद यानी कि रियासत को चलाएगा, जब तक वहाँ पे सेफ या प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हो जाती, मतलब नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि दोस्तों आप देखें कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क का कंट्रोल संभालने जा रहा है, जो कि एक सीरियस मैटर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ये हमने देख लिया है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ऊपर रिसेंटली यानी कि उनका जो प्रेसिडेंट है उसको गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए और उस रियासत को खुद चलाने का फैसला किया है टेम्परेरीली, जब तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम दोबारा से यानी कि स्टार्ट नहीं कर देते उस टाइम तक। ये हमने देख लिया रिसेंटली एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दोस्तों इसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा वेनेज़ुएला अमेरिका के क्राइसिस क्या है, ताकि आपको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी, सो प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि वेनेज़ुएला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसके ऑयल रिज़र्व्स हैं। आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व्स जो हैं वो वेनेज़ुएला के अंदर मौजूद है। ये तकरीबन 303 बिलियन बैरल्स बनते हैं, इतने उनके पास ऑयल रिज़र्व्स मौजूद है। ये दुनिया के टोटल ऑयल रिज़र्व्स का तकरीबन 17% बनता है। आप देखें कि इतनी ज़्यादा यानी कि सिर्फ वेनेज़ुएला के पास ऑयल के रिज़र्व्स हैं। क्राइसिस से पहले दोस्तों वेनेज़ुएला जो था 3 मिलियन बैरल्स ऑयल जो था वो एक दिन का प्रोड्यूस करता था। ऑयल की वजह से दोस्तों आप देखें कि वेनेज़ुएला की जो एक्सपोर्ट थी, मतलब कि जो उन्हें पैसे आ रहे थे, जो उनकी इनकम थी, वो 95% जस्ट ऑयल पे डिपेंडेंट थी। वेनेज़ुएला जो है, आप ये कह सकते हो कि वो अपने ऑयल को सेल करता था, वहाँ से पैसे कमाता था और वो अपने लोगों पर लगाता था। अब ऑयल की वजह से दोस्तों वेनेज़ुएला जो है, आप देखें, अब हर बंदे के माइंड में तो ये सवाल आना चाहिए कि क्योंकि वेनेज़ुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है, वो इतना ज़्यादा ऑयल सेल भी कर रहा है, उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पे। वेनेज़ुएला को एक रिच कंट्री होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर अब हाँ, आज हम देखते हैं तो आप देखें उस रीजन के अंदर जहाँ पर वेनेज़ुएला मौजूद है, ये वहाँ का सबसे गरीब मुल्क समझा जाता है। ऐसा क्यों है, ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि क्यों वेनेज़ुएला, आप देखें कि एक अच्छा मुल्क, मतलब कि एक अच्छा पैसा कमा रहा था, वहाँ से आज जो क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो कौन से ऐसे फेजेज़ से वो गुज़रा है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आज उसे फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बात है 1999 से पहले की। वेनेज़ुएला के बाद दोस्तों वेनेज़ुएला कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करता है, जिस तरह हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के साथ-साथ वेनेज़ुएला स्टेबल ज़रूर था। उसकी इकोनॉमी जो थी दोस्तों वो वर्क कर रही थी, करेंसी स्टेबल थी। यूएस और वेनेज़ुएला के तल्लुकात बहुत अच्छे थे। आप देखिए अमेरिका सबसे ज़्यादा अपना
अपना ऑयल जो था वो वेनेजुएला से यानी कि परचेज़ करता था। यूएस जो था वो तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल एक दिन का दोस्तों वेनेजुएला से खरीदता था। आप देखें कि गवर्नमेंट फिर क्या थी, वेनेजुएला की गवर्नमेंट तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ अपने ऑयल से अर्न करती थी, इतने पैसे कमाती थी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे थी, जब इतनी ज़्यादा पैसे मुल्क के अंदर आ रहे थे तो फिर मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा था? उसकी वजह एक बहुत बड़ी करप्शन भी थी। जो अमीर लोग थे वो तो अमीर से अमीरतर होते रहे, करप्शन करते रहे, पैसा कमाते रहे, लेकिन जो गरीब लोग थे दोस्तों वो गरीब ही रहे, क्योंकि वो पैसा उन पे खर्च होने की बजाय वो अमीर लोग जो थे वो अपनी पॉकेट में डालने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा आने लगा। दोस्तों इस गुस्से की वजह से उन्होंने क्या किया, 1999 में ये होगो जो यानी कि उन्होंने एक नया अपना प्रेसिडेंट यानी कि इसको मुंतखब कर लिया। अब ये प्रेसिडेंट बन गए ये होगो साहब। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वादा किया कि वो गरीब लोग जो हैं उनको गुर्बत से निकालेंगे, एजुकेशन को फ्री करेंगे, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, और जो भी नेशनल ऑयल है यानी कि जो उनके मुल्क से ऑयल निकल रहा है वो उसको कंट्रोल अपनी रियासत के कंट्रोल में ले लेंगे। सो दोस्तों उन्होंने किया भी ऐसे। आप देखें जैसे वो हुकूमत में आए, सदर बने, जो उन्होंने वादे किए हुए थे उन वादों को पूरा किया। उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन ऑयल कंपनीज थी यानी कि जो फॉरेन कंपनीज थी वहाँ पे आके ऑयल निकाल रही थी, इस प्रेसिडेंट ने उन लोग यानी कि कंपनीज को अपने मुल्क से निकाल के बाहर किया, और जो ऑयल था वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब ये कि नेशनलाइज कर लिया उसे, रियासत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों पहले तो ये हुआ कि ये बहुत अच्छा दिखने लगा। आप देखें कि हुकूमत ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में ले ली, पैसे आए, लोगों पर लगने लगे, तो ये बहुत अच्छा दिखाई देने लगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ऑयल की जो प्राइसेस थी वो भी अचानक से बढ़ गई। सो एक देखें कि लोगों ने एक नया सदर मुंतखब किया, उसने ऑयल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैसले किया, रियासत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 95% उनकी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थी। सो आप देखें उन्हें इनकम भी इसी से आती थी, और ऊपर उनको इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ से वो पैसे कमाते थे ऑयल से, उसकी प्राइस जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ गई। वो देखें कैसे बढ़ गई। ऑयल प्राइस जो है दोस्तों 30 डॉलर पर बैरल से बढ़ के कितनी होगी 2003 से 8 तक, ये 140 डॉलर पर बैरल तक चलेगी। कहाँ पे 30 डॉलर, कहाँ पे 140 डॉलर। सो जब इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ी तो दोस्तों आप देखो कि उनकी हुकूमत के तो बारे नज़ारे हो गए। गवर्नमेंट ने ये पैसा फिर आप देखें लोगों को यानी कि लोगों की बेहतरी के लिए लगाया, उन्हें फ्री एजुकेशन दी, उनको फूड दी, फ्री स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया, जो गरीब लोग थे उनको सब्सिडीज़ दी ताकि ये लोग गुर्बत से बाहर निकल सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी ये लोग मिस्टेक करते रहे। मिस्टेक क्या थी कि गवर्नमेंट जब इनके पास पैसा आ रहा था तो उसके बावजूद बजाय इसके कि ये अपनी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रखते, इनको चाहिए था कि वो अपने फार्मिंग सेक्टर को इम्प्रूव करते, इंडस्ट्री सेक्टर को इम्प्रूव करते, प्राइवेट बिजनेस को इम्प्रूव करते, ताकि ये जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं जब ये कम होंगी तो उनके मुल्क को नुकसान तो ना हो। लेकिन ये वो बड़ी गलती थी दोस्तों जो ये मुल्क करता रहा, और जिस गलती की कीमत उसे अदा करनी पड़ी। कैसे अदा करनी पड़ी वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों इस सारे काम की वजह से अब उसकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी अचानक से जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस गिरी तो इसकी इकोनॉमी भी उसी तरह वीक हो गई। अब देखिएगा हुआ क्या। अब ये हमने देख लिया कि वो जो प्रेसिडेंट इन्होंने बनाया वो 2009 से 13 तक बनाया। अब दोस्तों 2013 के अंदर आके वो जो प्रेसिडेंट था उसकी डेथ होगी। अब जाहिर सी बात थी नया प्रेसिडेंट बनाना था। अब ये निकोलस मदुरो जो था इसको दोस्तों 2013 के अंदर एक नया यानी कि दोबारा से प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों क्या होता है कि ऑयल की प्राइसेस वो जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है। 2014 में आप देखें ये 110 डॉलर से 40 डॉलर तक आ गई। अब वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी सिर्फ डिपेंड करती थी ऑयल पे, जब 95% उनकी इनकम ऑयल से आती थी और ऑयल की प्राइस जब ज़्यादा थी तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे। अचानक से जब वो प्राइस गिरी दोस्तों तो इनकी गवर्नमेंट जो थी आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, इसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई। सो इन्होंने अपनी इकोनॉमी को फिक्स नहीं किया था, अपनी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करके बाकी सेक्टर्स को प्रमोट नहीं किया था, डेवलप नहीं किया था, जिसकी वजह से आप देखें कि जब इनकी इकोनॉमी गिरी तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई। 2018 के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को फेस किया, इनकी जो पैसे की वैल्यू थी वो गिरने लगी। सो जब पैसे की वैल्यू गिरी तो दोस्तों इन्होंने पैसे यानी कि प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब जब आप पैसों को बहुत ज़्यादा प्रिंट करते हो तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। फिर इवन कि आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए भी दोस्तों जो कैश
कैश है वो बैग्स में लेके जाने पड़ते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। वो नोट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 5,000 में भी फिर आपका समझ ले कुछ नहीं आता, जो चीज़ आप 200-300 में खरीद सकते हैं। सो जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आप उसको प्रिंट बहुत ज़्यादा कर देते हो, उसका नुकसान ये भी होता है कि उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब दोस्तों जब पैसे की वैल्यू गिरी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट भी आना था। इम्पैक्ट क्या आया कि लोग गरीब होना शुरू हो गए। आप देखें 90% उनकी पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे चलेगी, जिसकी वजह से फूड, मेडिसिन्स ये चीज़ें परचेज़ करना वहाँ की हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया, लोगों के लिए मुश्किल हो गया। सो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर से डिसअपीयर होना शुरू हो गई। 7.5 मिलियन लोगों ने दोस्तों फिर ये सोचा कि हम वेनेज़ुएला को छोड़ ही देते हैं, और ये उस टाइम का दोस्तों लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा माइग्रेशन समझा जाता है कि इतने ज़्यादा लोगों ने ये समझा कि इस मुल्क के अंदर हमारा सर्वाइवल नहीं है, बेहतर ये है कि हम अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क को छोड़ दें। सो उन्होंने, आप देखें 7.5 मिलियन लोगों ने उस मुल्क को ही छोड़ दिया। अब दोस्तों जब इतना कुछ हो रहा था, आप देखें कि वेनेज़ुएला के अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रहे थे, क्योंकि अमेरिका बार-बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहा था। जो यानी कि रियासत ने जब खुद ऑयल को अपने कंट्रोल में ले लिया था, खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया था ऑयल को, तो अमेरिका के साथ तो तल्लुकात ख़राब हो गए। सो जब अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हुए तो दोस्तों यूएस ने क्या किया, सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी, प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने दोस्तों आप देखें ये जो यूनाइटेड स्टेट था, उसने मादुरो के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि ये इलेक्शन को यानी कि चोरी करके आया है। दूसरा ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, और ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। अब ये इतने ज़्यादा इल्ज़ामात जब लगा दिए, इन इल्ज़ामात को बहाना बना के अब उसने क्या करना था कि वेनेज़ुएला पे सैंक्शंस लगाने थे। अब जब दोस्तों अमेरिका भी इस चीज़ के अंदर कूद पड़ा, आप देखें अमेरिका ने भी उसके अंदर सैंक्शंस लगा दिए, तो 2017 से ऑनवर्ड यूएस ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, जिस सैंक्शंस की वजह से दोस्तों कोई ना कोई इफ़ेक्ट भी आने थे, इम्पैक्ट पड़ना था वेनेज़ुएला पे। सो जिससे क्या हुआ कि उसकी जो सिर्फ इकोनॉमी डिपेंडेंट ही ऑयल पे करती थी 95%, वो ऑयल की एक्सपोर्ट्स भी 70% डिक्रीज़ कर गई। सो इसके अलावा गवर्नमेंट की इनकम आप देखें फिर दोस्तों तकरीबन $60 बिलियन जो आ रही थी उसे, वो कम हो गए, 10 जस्ट $10 बिलियन रह गए। सो जिसकी वजह से दोस्तों आप देखें इसके अलावा जो उनके उसके फॉरेन एसेट्स थे वो भी फ्रीज कर दिए गए। अब ये वही वेनेज़ुएला जो कि अपनी इकोनॉमी जो जिसकी इकोनॉमी पहले बहुत स्टेबलाइज थी, अब वो बहुत बड़े क्राइसिस को फेस करने लगा। इवन कि आप देखें सोशल लेवल पे क्राइसिस, इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस। सो जिसकी वजह से दोस्तों 2020 के अंदर यूएस ने, आप देखोगे मदुरो पे दोस्तों चार्जेस भी लगाना शुरू कर दिए कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है। और दोस्तों उसको ये कहा गया कि यानी कि इसको अगर गिरफ्तार कर किया जाता है, इसको अगर पकड़ा जाता है, जो बंदा पकड़ने में हेल्प करेगा उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे। सो दोस्तों आप देखें कि वही बंदा जो उसका प्रेसिडेंट है उस पर अमेरिका ने यानी कि इतनी बड़ी कीमत रख दी, क्योंकि अमेरिका कहता था कि हम इसको सदर ही नहीं मानते, क्योंकि ये इलेक्शन चोरी करके है और इलीगल एक्टिविटीज़ जिस तरह टेररिज्म है उसमें इन्वॉल्व है। सो दोस्तों जब अमेरिका ने ये एक आप देखें प्लेटफॉर्म यानी कि बिल्ड कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, अब रिसेंटली 2026 में जब हम आ गए, तो जनवरी 2026 में अमेरिका ने दोस्तों स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किए वेनेज़ुएला के अंदर जाके। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों जो वहाँ का कैराकस जो उसका कैपिटल है वेनेज़ुएला का, दोस्तों उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कट कर दिया गया। एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस पर आप देखें कि कंट्रोल संभाल लिया गया। 7 से 9 तकरीबन बताए जाते हैं कि एक्सप्लोजन्स हुए हैं, वहाँ पे धमाके हुए हैं, और ऑपरेशन तकरीबन कुछ घंटे ही जारी रहा। सो दोस्तों निकोलस मदुरो जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अमेरिका गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आई। सो यूएस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि यूएस का कोई भी सोल्जर इस ऑपरेशन में मारा नहीं गया, ऑपरेशन बिल्कुल क्लीन और सक्सेसफुल था। सो दोस्तों इस पे अब ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई। ट्रंप ने कहा कि अब वो वेनेज़ुएला को दोस्तों खुद टेम्परेरीली मैनेज करेगा और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिस्टोर करेगा और फ्री इलेक्शन करवाएगा वहाँ पर, और ऑयल इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा।